प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे। अब तक हम लोग कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय की जानकारी प्राप्त कर चुके और स्त्री प्रत्यय में भी हम लोग 2 प्रत्यय पढ़ चुके हैं, टाप प्रत्यय और डाप प्रत्यय पढ़ चुके हैं। अब तीसरा प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे चाप प्रत्यय। चाप प्रत्यय में ध्यान देंगे, चा कैसे बना है? च हलंत आ के मिलने से चा बना है, ठीक, प हलंत। इस प्रत्यय में च हलंत और प हलंत का लोप हो जाता है, शेष आ बच जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग देवतावाची शब्दों के साथ किया जाता है, ठीक ना? जैसे सूरज, सूरज क्या है? पुल्लिंग है ना। सूरज पे चाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सूर्या। सूर्या मतलब सूरज की पत्नी, ठीक। उसी प्रकार चंद्र, चंद्र जोड़ चाप बराबर चंद्रा हो जाएगा। उसी प्रकार देव जोड़ चाप देवा हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंगित प्रत्यय। इंगित प्रत्यय अंग हलंत दीर्घई जोड़ प हलंत। इस प्रत्यय में री हलंत और प हलंत का लोप हो जाता है, शेष दीर्घई बच जाता है। इसका प्रयोग रीकारांत और न अंत वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे है कर्त्री, कर्त्री जोड़ इंगी क्या हो जाएगा? कर्त्री हो जाएगा। उसी प्रकार हो जाएगा दात्री, ये क्या हो जाएगा आपका? दात्री। इस प्रकार हो जाएगा। उसी प्रकार है आपका पात्री, ये क्या हो जाएगा आपका? पात्री मतलब पालन करने वाली, दात्री मतलब देने वाली, कर्त्री मतलब करने वाली। तो ये मैंने बताया कि ये री और न अंत वाले शब्दों के साथ किया जाता है। न अंत वाला शब्द का मतलब दंडिन, दंडिन प्लस इंगी प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा? इन्हीं जोड़ देना है, दंडिनी। उसी प्रकार गुणिन, गुणिन जोड़ इंगिप बराबर नी जोड़ दिया अंत में, तो गुणिन जोड़ इंगिप बराबर गुणिनी। उसी प्रकार धनिन जोड़ इंगिप बराबर धनिनी। उसी प्रकार बलिन जोड़ इंगिप बराबर बलिनी। छलिनी, मेघाविनी, उपकारिणी, मंत्री, रागी, उसी प्रकार सब हो जाएंगे। समझ गए? अब है इंगिस प्रत्यय। इसका अलग अलग करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें अंग हलंत और मूर्धनी सहलंत का लोप हो जाएगा, शेष क्या बच जाएगा? शेष जो है दीर्घई बच जाएगा। इसका प्रयोग जो है गौरादि गणीय शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे है गौर, गौर जोड़ इंगिस। केवल इसमें क्या जोड़ना है? केवल दीर्घई ई जोड़ना है। तो गौरी, गौर में आप दीर्घई ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? गौरी हो जाएगा। गौरी जानते हैं ना? गौरी किसको कहते हैं? शंकर जी की पत्नी को, ठीक। फिर हरिणा है, तो हरिण के क्या हो जाएगा? हरिणी ना, हाँ हरिणी हो जाएगा।
फिर उसका है गोप, गोप के क्या हो जाएगा, हाँ गोपी हो जाएगा, गोप के घातक के घात की, मंगल के मंगली, मातामह के मातामही और पितामह के पितामही। सब में ईकार लास्ट में जोड़ देना है, अंत में क्या जोड़ देना है, ईकार जोड़ देना है, खाली ई जोड़ लगा देना है। जैसे कि हरिण में ई ईकार जोड़ दीजिए तो क्या होगा, हरिणी। जैसे गोप के अंत में ई जोड़ दीजिए क्या होगा, गोपी। सिंह के अंत में दीर्घ ई, सिंही हो जाएगा। समझ गए। अब उसी प्रकार है इंगित प्रत्यय हो गया। अब है इसके बाद आपका इंगिन प्रत्यय। इसको भी हम लोग अलग अलग करेंगे पहले। तो इसको अंग हलांत अजोड़ दीर्घई अजोड़ न हलंत, ऐसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ना। जैसे अंग हलंत और दीर्घई जोड़ेंगे तो दीर्घई इंगी हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे कि ये अंग हलंत और न हलंत को लोप कर देंगे, अनुबंध कर देंगे उसको। शेष क्या बच जाएगा, दीर्घई बच जाएगा। इसका प्रयोग जो है नृ शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए किया जाता है, यानी नृ शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। बस एक ही उदाहरण है इसका। नृ जोड़ इंगिन बराबर क्या हो जाएगा, नारी। नारी, नारी समझते हैं ना जी। बस एक ही इसका उदाहरण है, समझ गए। केवल नृ शब्दों के साथ इंगिन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है एक है उंग प्रत्यय। दुगऊ इस प्रत्यय में अंग हलंत को क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। शेष क्या बचेगा, दीर्घऊ बच जाएगा। जैसे कुरु, कुरु जोड़ उंग बराबर क्या होता है, कुरु। कुरु का अर्थ होगा कुरु वंशीय स्त्री। उसी प्रकार पुरु, पुरु जोड़ उंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पुरु। पुरु का अर्थ हो जाएगा पुरु वंशीय स्त्री। कुछ अन्य शब्दों के साथ भी उंग प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पंगु, पंगु में उंग प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पंगु। पंगु, पंगु का अर्थ होगा लंगड़ी, लंगड़ी हो जाएगा। उसी तरह से करभोरू, करभोरू के साथ जोड़ेंगे तो जगह करभोरू, इसका अर्थ होता है हाथी के सूंड के समान जांघ वाली। उसी तरह से स्वसुर में उंग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्वश्रु। स्वश्रु मैंने स्वश्रु मैंने सास, स्वश्रु मतलब सास। समझ गए। अब है ती प्रत्यय। ती प्रत्यय का प्रयोग जस का तस करते हैं। ये इवन शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बस इवन में आप ती केवल जोड़ दीजिए, इवन जोड़ती बराबर युवती। बस इस तरह से आपका जो है स्त्री प्रत्यय जो है समाप्त हो गए। ठीक है। तो बच्चे स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, स्त्री प्रत्यय 8 हैं। स्त्री प्रत्यय कितने हैं, 8 है। टाप, डाप, चाप, इंगिप, इंगिस, उंग, ती और एक प्रत्यय इंगिप है, इंगिन प्रत्यय है बल्कि। समझ गए। कुल स्त्री प्रत्यय कितने हैं, 8 है। तो आप लोग तीनों प्रत्यय समझ गए, कृदंत, तद्धित
किदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो अब हम आप लोगों को प्रत्यय तो समझ गए कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आप लोग प्रत्यय पढ़ा चुके, अब हम प्रत्यय के बाद उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है इसके बारे में ध्यान देंगे। उपसर्ग प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है, तो उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगता है। समझ गए? वैसा शब्द, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। समझ गए? उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे वदति के पहले अप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अप वदति। इसका अर्थ हो जाता है गाली देता है। उसी प्रकार अगर हम वदति के पहले अनु लगा देते हैं, अनु लगाते हैं वदति के पहले, तो क्या हो जाता है? अनु। इसका अर्थ होता है अनुवाद करता है। उसी प्रकार अगर हम गच्छति के पहले आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? आगच्छति। आगच्छति मतलब आता है, तो अर्थ बदल दिया ना, उपसर्ग है। तो इसमें अप, अनु, आ, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है। अब बच्चों, संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं? संस्कृत में उपसर्ग जो है 22 है। संस्कृत उपसर्ग कितने हैं? 22 है। पहला है प्र। प्र से हमको प्र शब्द लगाकर उपसर्ग बनाना है। हाँ, प्रचार, प्रसार, प्रकार, प्रवेश, प्रकाश, प्रवाह, प्रभाव हो जाएगा। उसी प्रकार है दूसरा परा है। परा उपसर्ग से कौन कौन शब्द बनेगा? पराजय, पराभव, परामर्श, पराकाष्ठा बन जाएगा। उसी प्रकार तीसरा है अप। अप से बताइए कौन कौन शब्द बनेंगे? जो अपमान, अपकार, अपवाद, अपलाप बना सकते हैं। उसी प्रकार है 4 में सम। सम से कौन कौन शब्द बनेंगे? संवाद, संचार, संस्कार, संकोच बनेगा, संहार। उसी प्रकार 5 में है जैसे कि अनु। अनु से बनाना है, ये जाएगा अनुभव, अनुकृति, अनुगमनम, अनुवाद, अनुचर, अनुसारम बना सकते हैं ना। उसी प्रकार है औ से। औ से बनाना है। औ से क्या होगा? अवकाश, अवकाश, अवरोध, अवमान हो सकता है ना। उसी प्रकार आप बताइए निस से क्या बनेगा? निस से क्या बनेगा? निश्चय, निस्सरण, निष्ठा बन सकता है। उसी प्रकार आपको बनाना है निर से बनाना है। निर से कौन कौन शब्द बनेगा? निराश, निराहार, निरोग, निर्णय, निर्दोष, निर्दय बना देंगे। उसी प्रकार दुष्ले कौन शब्द बनाएंगे? दुष्ले दुर्जन, दुष्ट, दुर्गम, दुर्भा, दुष्कर्म, दुष्काल बना सकते हैं। फिर है आपका
वी, वी से आप कौन कौन शब्द बना सकते हैं? वी से विहार, विकास, विश्वास, विसर्ग, विरोध, विराग बना सकते हैं। विनोद, विमल, वी से शब्द हो जाएगा। अच्छा, फिर है आ लगाकर, आ लगाकर, आ लगाकर उपसर्ग से बनाइए। जैसे आ से हो गया आचार, आहार, आभार, आसार, आरोह, आराम, बता सकते हैं ना। फिर उसी प्रकार है नी से क्या शब्द बनेगा? नी से बनेगा निषेध, निदानम, निवास, निवेश। और उसी प्रकार जो है अधि से क्या शब्द बनेगा? अधि से अधिकार, अधिष्ठानम, अधिमानम ना। उसी प्रकार है अपि, अपि जो है ये स्वतंत्र, स्वतंत्र अव्यय कहलाता है। उसके बाद है अति, अति, अति से आप शब्द बनाइए। अत्याचार, अत्याय, अतिसार, अतिसम, अतिवाद बना सकते हैं। उसी प्रकार सु से बनाइए शब्द। सु से सुपुत्र, सुदिनम, सुराग, सुलेख, सुगम बना सकते हैं। उसी प्रकार उत से शब्द बनाइए। उत से उद्धार, उन्नति, उद्योग, उदंड, उत्कोच, उच्चारणम बना सकते हैं। उसी प्रकार अभि शब्द बनाइए। अभि से क्या होगा? अभि से अभिमान, अभिमान और अभियोग, अभियानम, अभिसार बना सकते हैं ना। अभिभाव भी लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार प्रति से शब्द बनाइए। प्रति से प्रत्येक, प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, प्रतिपक्ष हो जाएगा, प्रतिदिनम होगा, प्रतिगृहम हो जाएगा, प्रतिकार हो जाएगा। उसी प्रकार परि से शब्द बनाइए। परि उपसर्ग से शब्द बनाइए। क्या होगा? परिभव, परिश्रम, परिचारिका, परिचय, परिहार, परिवाद, परिजन बता सकते हैं। उसी प्रकार उप से शब्द बनाइए। उप से क्या क्या बना सकते हैं? उप से क्या क्या शब्द बना सकते हैं? उपहार कह सकते हैं, और उपद्रव, उपाध्याय, उपाध्यक्ष, उपमंत्री, उपवास बता सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चे आप लोग 22 प्रत्यय होते हैं। समझ गए? हम कहेंगे कि अनुमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग चुने के देता है परीक्षा में। अनुमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अनु। 1 नंबर के हमेशा प्रश्न पूछते जाते हैं। समझ गए? कहेंगे कि विकास, विकास में कौन प्रत्यय लगा है? ये वी प्रत्यय है। समझ गए? पराजय में कौन सा प्रत्यय लगा है? परा, पराजय से परा। अधिकार में कौन सा प्रत्यय है? अधि। प्रचार में कौन उपसर्ग है? प्र। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बच्चों आप लोग ने उपसर्ग के बारे में समझ गया। उपसर्ग कितने होते हैं टोटल? 22। उसके बाद है आपका अव्यय क्या है? अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अव्यय। यानी जिसका कोई खर्च न हो, या कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में हमेशा एक समान रूप से रहते हैं, वो घटते बढ़ते नहीं है। वो क्या है? अव्यय है। समझ में आ गया? जो तीनों हमेशा क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। अब बात आता है कि अव्यय वैसे शब्द जिनका कोई खर्च नहीं होता है।
जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे कि राम, राम कहाँ पढ़ता है? राम कहाँ पढ़ता है, इसमें अव्यय शब्द कौन है? नहीं, कहाँ, है ना? तब हो जाएगा ये राम, रामः कुत्रः पठति, रामः कुत्रः पठति। इसे बताइए कुत्र क्या है? अव्यय शब्द है। ये शब्द जो है स्वतंत्र है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? हाँ, जैसे कुछ आप लोग अव्यय शब्द लिख लीजिए, जैसे कि अत्र, अत्र बराबर, अत्र माने क्या होता है? यहाँ, यत्र, यत्र बराबर, यत्र बराबर जहाँ, और तत्र, तत्र बराबर वहाँ, कुत्र, कुत्र बराबर कहाँ, यदा, लिखते जाइए, यदा बराबर जब, तदा बराबर तब, तदा बराबर तब, यथा बराबर, यथा बराबर जैसे, इदानीम, इदानीम का मतलब क्या होता है? इस समय। संप्रति, संप्रति के मतलब क्या होता है? संप्रति कभी इस समय ही होता है। समझ गए? अब है पूरा। पूरा का अर्थ क्या होता है? पूरा मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन काल। अब होता है अद्य। अद्य का अर्थ होता है आज। अद्य का अर्थ होता है आज। स्व, स्व माने क्या होता है? स्व माने कल, स्व माने कल आने वाला, स्व माने कल आने वाला। और हया, हया माने कल बीता हुआ। समझा गया? परस्व, परस्व का अर्थ होता है, परस्व का मतलब परसों, परसों दिन। पूरा, पूरा के मतलब क्या होता है? आगे। पूरा मतलब आगे। पश्चात के मतलब, ये अव्यय शब्द याद करना बहुत जरूरी है। पश्चात, पश्चात का अर्थ क्या होता है? पश्चात का अर्थ होता है पीछे। और प्राक, प्राक का अर्थ होता है पहले। अभितः, अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर। सर्वतः, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर। समझ रहे हैं? परितः लिखे हैं, परितः बराबर चारों ओर, परितः बराबर चारों ओर। समझ में आ गया? और प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का मतलब होता है प्रत्येक दिन, मतलब हुआ हर रोज। सदा, सदा के मतलब सदा, सदा मतलब होता है हमेशा।
याद कर लीजिएगा, पढ़ते आप लोग याद कर लीजिएगा, और अनुवाद बनाने में बहुत काम आएगा। समझ गए? हाँ, व्याकरणों का बहुत काम आएगा। सदा के मतलब होता है हमेशा। समझ गए? दीवा, दीवा बराबर दिन में, दीवा बराबर दिन में। नक्तम, नक्तम बराबर रात, रात में। समझ में आ गया? सह, सह साकम, सह साकम सार्धम, ये तीनों का सह साकम सार्धम समम, इस सब का अर्थ होता है के साथ, के साथ। आप लोग पढ़िएगा, सूत्र जब पढ़ाई होगा। सहार्थे तृतीया नाम सुने हैं? स साकम सार्धम समम शब्दों के योग में कौन सा सूत्र प्रयोग करते हैं? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समझ गए? जैसे कि राम के साथ सीता वन गई, तो सीता किसके साथ गई वन? राम के साथ। जिसके साथ गई उस पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग, जिसके रामेण सह सीता वनम आगच्छत। समझ गए? उसी प्रकार है प्रातः। प्रातः का अर्थ क्या होता है? प्रातः का मतलब क्या होता है? सुबह, सुबह होता है ना। चाहे भोर कर सकते हैं, इसको भोर भी बोलते हैं। हाँ, भोर। एगो ऊपरी, एगो ऊपर, एगो नीचे के। आप लोग थोड़ा सा संस्कृत समझ लीजिए। ऊपरी माने ऊपर, ऊपरी माने ऊपर। अध, अध बराबर नीचे। समझ में आ गया? हाँ। एक होता है ईसत। ईसत का अर्थ क्या होता है? ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। ईसत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा होता है। अग्रतः, अग्रतः माने आगे से। अग्रतः का मतलब आगे से। अपृष्ठतः, पृष्ठता का मतलब पीछे से, पीछे से। समझ गए? जातु, जातु के अर्थ होता है कभी। बच्चे अभी तो बहुत शब्द है, इसका अंत नहीं है, लेकिन अब मुझे अंत करना पड़ेगा। समझ गए ना? जैसे कि समय सीमित है, बस इतना ही तक हम पढ़ाएंगे। अब फिर हम लोग अगले पीरियड मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक हम लोग आज पढ़ाई है समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।